नहीं, पहाड़ियों वाला मुद्दा आप जो है, क्योंकि आप खुद पहाड़ी हैं इसलिए आपने वो मुद्दा जो है गोल खानदान है। मैंने पहाड़ियों को लेकर पूछा, मैंने पहाड़ियों को लेकर पूछा। पर आता हूं, अब देखिए ना, अगर उन्होंने कहा कि पहाड़ियों के भी एमएलए चुन के आएंगे, पहाड़ियों के भी मंत्री होंगे, पहाड़ियों का भी मुख्यमंत्री अब हो सकता है, तो वो इसलिए कहा कि इससे पहले तो एक ही खानदान है ना जी, सब वतन परस्त लोग हैं। लेकिन एसटी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पूर्व मुख्यमंत्री और श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने कहा, घाटी में ज्वालामुखी धधक रहा है और पाकिस्तान की जीत पर जो घाटी में जश्न मनाया है युवाओं ने, वो जश्न असल में भारतीय जनता पार्टी को इरिटेट करने के लिए है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना। कैसे देखते हैं इस बयान को? पहली बात तो यह है कि ये जो कहा गया कि कश्मीर में युवाओं ने जश्न बनाया, कश्मीर ने कहीं जश्न नहीं बनाया है। कश्मीर की आबादी 50-60 लाख है और अगर 50-60 लाख में कुछ चंद गिने चुने 40-50 कोई खुरापाती, कोई नशेड़ी, कोई पाकिस्तान के इशारों पर नाचने वाले पपेट्स, वो अगर इस किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे कश्मीर के लोग ऐसे हैं। कश्मीर के लोगों के दिल में हिंदुस्तान बसता है, कश्मीर के लोगों के दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा है, कश्मीर के लोगों ने तिरंगे झंडे को हमेशा बुलंद रखा है। कितने हमारे ऐसे पुलिस के जवान, आर्मी के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान होंगे जो कश्मीर से हैं, और हमारे जो मुसलमान नौजवान हैं जो कश्मीर से हैं, पुलिस के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे जैसे लोग भी या बड़े बड़े जो भी नेतागण हैं वो भी कश्मीर में जब टूर करते हैं, पॉलिटिकल रैलीज करते हैं, तो हमें सुरक्षा कौन देता है? वो तो वहाँ के नौजवान हैं जो पुलिस में हैं, पुलिस के ऑफिसर्स हैं। इसलिए ये चंद गिने चुने लोग, मुट्ठी भर लोग, उंगलियों पर गिन सकते हैं इन लोगों को, वो अगर इस किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं, इस किस्म की साजिश करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे कश्मीर के अंदर रहने वाले इसी प्रकार के हैं। कश्मीर के अधिकांश लोग हिंदुस्तानी हैं, दिल से अपने हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, उनके अंदर हुब्बुल वतनी का, वतन परस्ती का जज्बा है। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं ज्वालामुखी धधक रहा है वहां पर, और ये जो वहां पर नाचा गाया गया है, जो सब आतिशबाजी हुई है, ये सब कुछ बीजेपी को इरिटेट करने। देखिए, मुझे उम्मीद थी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जैसे जो बड़े लीडर हैं वो सच को सच कहेंगे, आवाम के सामने सच बयां करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जैसे बड़े लोग भी आजकल कुछ सहमे सहमे से हैं, कुछ डरे डरे से नज़र आते हैं, परेशान नज़र आते हैं। और उसका एक कारण ये है कि उनकी पार्टी के जितने बड़े लोगों ने पार्टी छोड़ दी है, पार्टी छोड़ रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि उससे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बड़े बेचैन हैं और उन्होंने इस किस्म की स्टेटमेंट्स दी है। ये लोग वो हैं जो, जिन लोगों ने पिछले दिनों के अंदर वो क्रिकेट मैच के बाद जो कश्मीर के अंदर उत्पात, हुड़दंग मचाने की कोशिश की, ये लोग ना हमारे सगे हैं, ना कश्मीर की आवाम के सगे हैं, ना अपने माता पिता के ये लोग सगे हैं, ना अपने गांव और शहर वालों के ये लोग सगे हैं। इस किस्म का हुड़दंग मचा के वो क्या दिखाना चाहते हैं? क्या ये 40-50 जो गिने चुने मुट्ठी भर लोग हैं, ये तो जम्मू कश्मीर की पहचान नहीं है? यानी आप भी कह रहे हैं कोई ज्वालामुखी धधक नहीं रहा? मैं कहता हूं वो बताएं ना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, कहां ज्वालामुखी है? वो ज्वालामुखी केवल जुबान से नहीं होता है डॉक्टर साहब। अब हम आपकी परेशानी समझते हैं, आपकी पार्टी से लोग छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस का सफाया हुआ है, कश्मीर घाटी में भी बड़े बड़े जो इनके मायनाज लीडर थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए हैं। तो स्वाभाविक है आप उनके दिल में, उनके अपने लीडरों के प्रति जो है वो ज्वालामुखी जो उनके दिल में गुस्से के रूप में धधक रहा है, वो अब किस लीडर पर फूटेगा वो तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ही बता सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर
के लोग वतन परस्त हैं, हिंदुस्तानी हैं, हर शख्स हिंदुस्तानी है। अभी हमारे कितने नौजवान हैं जो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेल रहे हैं। हमारे एक अभी श्रीनगर से उमरान मलिक इस वक्त उमरान मलिक देखो कितना तेज गेंदबाज हैं, और भारतीय जो नेट प्रैक्टिस क्रिकेट टीम होती है वहाँ उनको मौका दिया गया है। आने वाले दिनों में वो देश को रिप्रेजेंट करेंगे, देश के लिए खेलेंगे। इसलिए ये जो ज्वालामुखी है, वल्केनो, जिसका जिक्र डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने किया, वो उनके दिल में धधक रहा है। पार्टी से लोग जा रहे हैं, पार्टी क्यों बर्बाद हो रही है। मुझे एक चीज बताइए, पार्टी बर्बाद हो रही है तो उसमें मैं कोई थोड़ी ना जिम्मेवार हूं, उसमें बीजेपी थोड़ी जिम्मेवार है। और वो देखो कितना किस प्रकार का बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने दिया कि ये लोग जो नाच रहे हैं ये बीजेपी को चिढ़ाने के लिए। तो ये चीज ठीक नहीं है। इस प्रकार की बयानबाजी से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को बचना चाहिए। जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। ये जो बच्चे इस किस्म का हुड़दंग मचा रहे हैं क्रिकेट मैच के बाद, ये किसी के नहीं सके हैं। यही बच्चे कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की गाड़ी के ऊपर पत्थर मारेंगे तो फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्या बोलेंगे। यही बच्चे अगर कल गलत रास्ते पर जाएंगे, कोई ड्रग्स में जाएगा, कोई अगर कोई भगवान ना करे कोई और गलत रास्ते पर चला जाता है तो मुसीबत किनको है? उनके माता पिता को है, उनके गांव वालों को, शहर वालों को है, उनके रिश्तेदारों को है, हम सबको है। तो इसलिए ये बच्चे जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, ये सबकी जिम्मेवारी है इनको रोकना। और ये चंद गिने चुने हैं, सारे नहीं है। 60 लाख की आबादी में से 60 लोग उन्होंने इस किस्म का जो बवाल किया, तो आपको क्या लगा आपने पूरा जम्मू कश्मीर समझ लिया? एक चीज षड्यंत्र है। मैं बताऊं आपको, जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो देश दुश्मन ताकतों के हाथों की कठपुतली हैं। कोई चीन की कठपुतली है तो कोई पाकिस्तान की कठपुतली है। कोई तालिबान के सहारे जीता है तो कोई लश्कर, जैश और हिजबुल की ओर देखता है और पैसे कमाता है और दुकानें सजा के रखी हैं। हुर्रियत वालों ने और जमात वालों ने पिछले 40-50 साल में किया क्या है, मेरे को बताइए ना। हुर्रियत वालों के 5 स्टार होटल्स दुबई में हैं, लंदन अमेरिका के अंदर इनके बिजनेस हैं, लाल चौक के अंदर इनकी बड़ी बड़ी दुकानें हैं। किन की हैं? आम कश्मीरी की नहीं है, हुर्रियत वालों की हैं जनाब। रविंद्र जी मुझे ये भी बताइएगा, क्या अपने बच्चे हुर्रियत वालों के कहाँ हैं? जो दूसरे के बच्चों को बर्बाद करते हैं, इनके अपने बच्चे कहाँ हैं? अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने मन की बात की यूएपीए उन युवाओं के ऊपर लगाकर जो युवा पाकिस्तान की जीत का जश्न मना रहे थे। आपसे समझना चाहूंगा कि जश्न का नहीं है। मैच के बाद क्रिकेट का मैच हुआ, उसका जो भी रिजल्ट रहा, उसके बाद ये जो इस किस्म का मैं कहूंगा कि हुड़दंग जिसका मैंने कहा, ये कोई खेल के लिए उनके जज्बात नहीं थे। महबूबा मुफ्ती कुछ और बोलेंगी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, लेकिन वो ये सब कुछ कह क्यों रही? सवाल ये पैदा होता है, क्या ये लोग अनायास कल कहीं पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का मैच था, उसके बाद ये लोग दिखाई नहीं दिए, क्यों? वजह क्या है? वजह यही है, कुछ ताकतें, कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज ऐसी हैं जो कि भारत देश के खिलाफ षड्यंत्र करके, साजिश करके इस किस्म का प्लान्ड और पेड प्रोपेगेंडा करने की हमेशा फिराक में रहते हैं। महबूबा मुफ्ती तो उनके समर्थन में निकल आई। महबूबा मुफ्ती साहिबा भी जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही हैं, मेंबर पार्लियामेंट रही हैं, कांग्रेस की टिकट पर वो कई बार एमएलए रही हैं। उनको इस किस्म के बयानों से बचना चाहिए। वो अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रही हैं। आपने कल किसी एएनआई को कहा कि तालिबानी माइंडसेट है। ये है ना, ये तालिबानी माइंडसेट है, नहीं है तो और क्या है? ये तो एक सीधा सीधा देश के खिलाफ, भारत देश के खिलाफ एक साजिश है। क्या आप चाहेंगे उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई? देखिए, वो एक जिम्मेवार नेता के तौर पर उन्होंने जो चुनाव लड़ता है, मेंबर पार्लियामेंट रही, एमएलए रही, उनको अपनी जनता का भला करना चाहिए। लेकिन जो वो काम कर रही हैं वो सब रास्ते बर्बादी की ओर जाते हैं। हमको
अपने समाज का, लोगों का भला करना है, अच्छी चीज सोचनी है। हमने अपने बच्चों को बर्बादी के रास्ते पर लेके जाना है क्या? अगर किसी के घर में कोई बच्चा शरारत करता है, कोई खुरापाती चाल चलता है, तो परिवार का जो बड़ा होता है उसको कान पकड़ के उसको चांटा लगाता है ताकि वो गलत काम ना करे, क्योंकि गलत काम करने वाले का अंत बुरा होता है। तो यहां भी जो गलत कर रहे हैं उनको डांटने के बजाय महबूबा मुफ्ती जैसे नेता जो है इस प्रकार के विवादास्पद बयान करेंगे, विवादित टिप्पणियां करेंगे, तो वो ये कोई कश्मीर का भला नहीं कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती कोई कश्मीर की जनता का, आवाम का भला नहीं कर रही है, नुकसान कर रही है। वो बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए इंस्टिगेट करती है। रविंद्र जी, ये गलत बात। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, ये वही पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो जिस समय मुख्यमंत्री के पद पर थी और उस समय के केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह घाटी में थे, और किसी ने ये सवाल पूछा कि फलां जगह जो है बच्चा, उसकी मौत हुई है, तो उसको लेकर कोई सवाल पूछा तो उन्होंने कहा बच्चा वहां टाफी लेने गया था क्या? तो समझना चाहूंगा आपसे कि सत्ता में जब ये लोग होते हैं तब इनकी बातें कुछ अलग। ये डबल स्टैंडर्ड है साहब, ये डबल, दोहरी चाल है, दोहरी रणनीति है। जब आप सत्ता में होते हो तो यही बच्चे आपको उपद्रवी नजर आते हैं, मिसक्रिएंट नजर आते हैं, यही बच्चे आपको खुरापाती नजर आते हैं, और जब आप सत्ता से बेदखल कर दिया आवाम ने आपको, तो यही बच्चे आपको हीरो लगते हैं। मुझे एक चीज और बताइएगा कि घाटी में जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद गनी लोन, जिनको माना जाता है कि बीजेपी के करीब हैं, वो कल उन्होंने भी एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट में उन्होंने कहा कि पुनिटिव एक्शन अगर आप यूएपीए इन बच्चों के ऊपर लगाते हैं, हालांकि ओपन एफआईआर है, अभी तक किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने कहा अगर पुनिटिव एक्शन आप लेते हैं तो इस पुनिटिव एक्शन का नुकसान। देखिए, सवाल ये पैदा होता है, किसी ने किसी के घर में जाके रेड मार के अनायास या बिना किसी वजह से तो कोई एफआईआर तो लगी नहीं है, ये तो राष्ट्रद्रोह है ना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पिछले 29 सालों में वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को 12 बार लगातार हराया है। पाकिस्तान हर बार मुंह की खाता है, भारत ने हमेशा सिर पकड़कर पाकिस्तान का नाक रगड़ा क्रिकेट में, और हमेशा भारत की जीत हुई। तो क्या पाकिस्तान के अंदर उन 12 जीतों में वहां कोई निकलता? पाकिस्तान के अंदर भी हिंदू सिख लोग रहते हैं, वो भी जश्न मनाते, तो क्या ये पॉसिबल है? अगर सपोज करो इसी प्रकार का घटनाक्रम पाकिस्तान में किया गया होता, तो मैं, आप एक बहुत वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार, रिपोर्टर हैं, कई सालों से आप इस जर्नलिज्म के फील्ड को देख रहे हैं, इसी प्रकार का भारत की जीत पर इसी प्रकार अगर पाकिस्तान के अंदर वहां के हिंदुओं ने और सिखों ने झंडे लगाए होते, तो बताओ क्या होता? 2016 में हुआ था, 10 साल की सजा हुई थी उस युवा को जिसने विराट कोहली के चक्कर में भारत का झंडा लहराया था। पाकिस्तान में ये हुआ। उन्होंने फिर भी खाली विराट कोहली का नाम लिया था जी, कोई मैच के संदर्भ में उन्होंने कुछ नहीं किया था, जश्न नहीं मनाया था। आज तक वो पाकिस्तान का, वो एक स्पोर्ट्समैन है, खिलाड़ी है, आज तक जेल में डाला हुआ है। 10 साल। तो उसको किसी ने पूछा आपने विराट कोहली का फोटो अपने घर में क्यों लगाया? तो उन्होंने कहा मैं खुद क्रिकेटर हूं, इनके जैसा बनना चाहता हूं। 10 साल की जेल पाकिस्तान की सरकार ने उस नौजवान को लगाई। और हमारे यहाँ जश्न और मना। अगर बाई चांस वहां कोई हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता तो गोलियों की बौछारें करते, जैसे तालिबान अफगानिस्तान के अंदर करता है जी। अमेरिका के अंदर कोई ऐसा करे तो कोई सोच सकता है? ये कहते हैं भारत जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि कोई देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, देश के खिलाफ जंग छेड़ने की साजिश करोगे, देश को कमजोर करने की आप साजिश करोगे। हम जम्मू कश्मीर, भारत, सब 130 करोड़ हिंदुस्तानी, हमारी सरकार है, हमारे मोदी साहब हैं, हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये मोदी साहब ही थे जब 2014 में पूरा कश्मीर डूब रहा था बाढ़ में, और दिवाली के दिन जब हर हिंदू अपने घर में पूजा करता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब लाल चौक में उन कैंपों में रात को रुके थे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के नाते से। 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज उन्होंने कश्मीर को रीडेवलप करने के लिए दिया था। लोगों के घर, मकाने, दुकान सब बर्बाद हो गए थे। ये मोदी साहब ही थे जो
लाल चौक के अंदर उतरे थे और अपने लोगों की उन्होंने हिफाजत की थी, आज दोबारा से उन्होंने कश्मीर खड़ा किया है। मुझे ये लोग हमारे हैं ना, कोई पराए नहीं है। गृह मंत्री अभी घाटी गए और घाटी में उन्होंने जबरदस्त तरीके से फौज को लताड़ा, जम्मू कश्मीर पुलिस को लताड़ा, ऐसी कोई खबर अखबार के अंदर आई। उन्होंने जबरदस्त तरीके से कहा कि या तो आप काम करिए, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप ट्रांसफर मांगिए, हम आपको ट्रांसफर कर देंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, किसी इस प्रकार का कोई भी कि अधिकारियों को उन्होंने लताड़ा हो। रिव्यू जरूर किया उन्होंने, और यहाँ कहीं लूप होल्स, कमी पेशी थी, उन्होंने कहा कि ये भी दूर होनी चाहिए। आतंकवाद, टेररिज्म के अगेंस्ट हमारा जीरो टॉलरेंस है। कश्मीर के अंदर ये जो बेगुनाह लोगों की हत्या होती है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, वो खबर कोई खातून है या मेल मेंबर है या फीमेल है, बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, इनोसेंट बेगुनाह लोगों का कत्ल किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने पढ़ा है, नबी रहमत ने भी ये बात फरमाई है कि एक बेगुनाह का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। तो आप बंदूकें लेके, पिस्टल लेके आते हो और ये कहोगे हम जिहाद कर रहे हैं, तो जब आपसे कोई सवाल पूछेगा तो उसको गोली मारोगे। ये जिहाद नहीं है साहब, ये फसाद है, फसाद। छोटे छोटे मासूम बच्चों का आप कत्ल करोगे। 8 साल के आतिफ मीर, जिसको सुंबल के अंदर इन्होंने मारा, उस बच्चे का क्या कसूर था? उसकी दादी नीचे से चिल्लाती रही कि आप कभी कभी आतंकवादियों को कि रात को इधर आते थे, हमारे घर में बंदूकें सिर पे रखते थे, खाना बनाओ, तो खाना बनाया। इस छोटे बच्चे को तो मत मारिए, उसको मार दिया। इशरत मुनीर को इन्होंने पुलवामा के अंदर उस बच्ची को मारा, हाथ जोड़ती थी कि मेरे को बख्श दो। खुशबू जान शोपियान के अंदर उसका कत्ल किया, क्या कसूर था उनका? या उसके अलावा अरविंद जो बिहार से गोलगप्पे वाला था, उसको शहीद कर दिया, उसको वीरेंद्र पासवान, एक मोहम्मद शफी साहब थे। तो जनाब, ये पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा है कि पूरी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान करता है। कल ही ये एक्सपोज हुआ है कि किस तरीके से दुनिया भर में जितने भी पाकिस्तान की एम्बेसीज हैं, उनको पैसे दिए गए, फंडिंग की गई कि 26 अक्टूबर जब जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ, विलय दिवस का जश्न पूरे जम्मू कश्मीर में और भारत में मन रहा है, आप पाकिस्तान की एम्बेसियों में ब्लैक डे बनाओ, और इतने इतने करोड़ दिए उनको। अखबारों में एडिटोरियल्स लिखो, पाकिस्तानी आईएसआई फंडिंग कर रही है। और किस पाकिस्तान की बात करते हो? इमरान खान कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जनाब, जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के चीफ पाकिस्तान की आर्मी के जनरल ने बदल दिया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पता ही नहीं। रविंदर जी, प्रधानमंत्री कौन सा मुल्क जो खुद बर्बाद हैं, जिनका अपने आशियाने उजड़े हैं, जो अपने लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर सकते, वो चले हिंदुस्तान से टक्कर लेने। रविंद्र जी, आप दूसरी तरफ आऊंगा। पुंछ में पिछले लगभग 17 दिन से एनकाउंटर चल रहा है। लगातार मेरी पुंछ में बात होती रहती है और असमंजस में सब लोग पड़े हुए हैं कि जो क्षेत्र आतंकवाद मुक्त था, उस क्षेत्र में आतंकवादी 2 महीना पहले आते हैं, आतंकवादी हाइडआउट्स बनाते हैं। 17 दिन हमें हो गए, पुंछ वाला रास्ता बंद है, आम लोग परेशान हैं। सुरनकोट के लोग कह रहे हैं जी इधर कुआं उधर खाई वाली सिचुएशन हमारे लिए हो चुकी है। आपसे जानना चाहूंगा कि आतंकवादियों ने आखिरकार पुंछ और रजौरी को दोबारा से अपना घर बनाना तो नहीं शुरू कर दिया? देखिए, आतंकवादी कभी भी रजौरी और पुंछ में कभी कामयाब नहीं हो सकते, मैं आपको गारंटी देता हूं। रजौरी और पुंछ में यहाँ हमारे गुजर बकरवाल भाई बहन रहते हैं, वहीं हमारे जो पहाड़ी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो वहाँ रहते हैं। ये सब वतन परस्त लोग हैं, हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले, मुल्क के एक अजीम व शान शहरी हैं। उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं। आतंकियों ने हाइडआउट तो बनाए, वो उसमें जो इनपुट है हमारे पास में, चूंकि उसको पब्लिक डोमेन में अभी हम नहीं ला सकते हैं, लेकिन पूरी तैयारी है। कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे कि सेना को, पुलिस को और हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के जॉइंट ऑपरेशन में बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। कुछ ऐसे बहुत ही
सेंसिटिव इसमें विषय हैं जो मैं आपके सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकता मीडिया में, क्योंकि ये सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं और हमारी सेना और ये मानते हैं चूक हुई है, ये मानते हैं चूक हुई चलिए ये सारे जो है वो इस सारे विषय की तफसीलन जांच हो रही है, हुई भी है, और उसमें कुछ बहुत हमें उसके इंफॉर्मेशंस भी मिली हैं। तो अलबत्ता बीच में चूंकि ऑपरेशन भिंबर गली और आगे मेंढर के इस बहुत ही सेंसिटिव एरिया में चल रहा है, तो कहीं भी ये लोग स्नीक करके सुरनकोट और बफलियास वाली साइड, पुंछ वाली साइड मूवमेंट कर सकते हैं, इसलिए ये वाला बीच वाला रास्ता है। लोग बहुत परेशान हैं। चलिए मैं मानता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लोगों की हिफाजत के लिए, ताकि ये दहशतगर्द हमारे लोगों को, बच्चों को, हमारे वहाँ रहने वाले लोगों को नुकसान ना पहुँचाएं, इसलिए एक प्रिवेंटिव मेजर लिया गया है लोगों की हिफाजत के लिए। बाकी मैं मानता हूँ तकलीफ़ और परेशानी तो है, और मेरी रात को ही वहाँ के जो GOC 25 इन्फेंट्री डिवीज़न के जो हमारे मेजर जनरल हैं उनसे मेरी बात हुई है, और वहाँ के जो ब्रिगेड कमांडर हैं उनसे भी मेरी इन सारे मामलात में तफसीलन डिटेल डिस्कशन हुई है। मुझे लगता है कि थोड़े दिनों के अंदर ये सारा मामला। रविंद्र जी, दूसरी तरफ आऊंगा। केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू आए और जम्मू में उन्होंने पहाड़ियों को गदगद कर दिया। कोई कह रहा 12 बार नाम लिया, कोई कह रहा 4 बार नाम लिया, और मैंने जो उनका पूरा भाषण सुना उसमें उन्होंने ये कहा कि पहाड़ियों के यहां से भी अब मुख्यमंत्री जो है वो जम्मू कश्मीर में आ सकता है। तो क्या मान लें ये बात कि पहाड़ियों को आने वाले कल में SC स्टेटस भी मिलेगा और पहाड़ियों को जम्मू कश्मीर में अपना पहला मुख्यमंत्री भी मिलेगा? क्या मान लें आप इस बात? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है कि एक चाय बेचने वाले परिवार से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान मेहनत करते 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 आज पहले वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने और आज हमारे इस अजीमो शान इस हिंदुस्तान के, हमारे मुल्क के वो प्राइम मिनिस्टर हैं। वहीं आप हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी हों, एक साधारण परिवार है। कहते हैं किसी ज़माने में वो एक दुकान, बैटरी वाले की दुकान, एक्साइड बैटरी की दुकान के बाहर मजदूरी करते थे। और इसी प्रकार आप अन्य अगर आप देखेंगे, पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, कर्नाटक के जो बोमई साहब बने हैं, इसी प्रकार जो गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं, और हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर थे मनोहर पर्रिकर साहब, या अभी जो त्रिपुरा के विप्लव, हम जो गुजरात के मुख्यमंत्री जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, जिस दिन वो कहते हैं कि उनकी चीफ मिनिस्टर की घोषणा हुई, वो साधारण कुर्ता पजामा और चप्पल लगा के आए थे। सुबह अपनी गौशाला में गौ सेवा कर रहे थे और बुलाया गया कि आज पार्टी ने मुख्यमंत्री का चुनाव करना है, तो गए आराम से चप्पल लगा के, सिंपल चप्पल नायलन की लगा के गए। तो वहाँ जब घोषणा हो गई तो उनकी फोटोज हैं उस चप्पल में। तो ये भारतीय जनता पार्टी है कि एक पहाड़ी वाला मुद्दा आप जो है, क्योंकि आप खुद पहाड़ी हैं इसलिए आपने वो मुद्दा जो है गोल कर दिया। आम जनमानस जो है, आम लोगों में से कोई भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष तक पहुंच सकता है, लेकिन ये बात कांग्रेस में नहीं हो सकती। वहां एक ही खानदान है। मैंने पहाड़ियों को लेकर पूछा। आता हूं। अब देखिए ना, अगर उन्होंने कहा कि पहाड़ियों के भी MLA चुन के आएंगे, पहाड़ियों के भी मंत्री होंगे, पहाड़ियों का भी मुख्यमंत्री अब हो सकता है, तो वो इसलिए कहा कि इससे पहले तो एक ही खानदान है ना जी, या तो अब्दुल्ला खानदान के मुख्यमंत्री बनते हैं या फिर मुफ्ती खानदान के बनते हैं, तो दूसरा तो कोई बन ही नहीं सकता ना, यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जिस प्रकार का जमहूरी निज़ाम अब धारा 370 के टूटने के बाद यहाँ बना है, तो उनका इशारा, चूंकि वहाँ बड़ी संख्या में पहाड़ी समुदाय के लोग आए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप पहाड़ी ST में जाएंगे नहीं। आप पहाड़ी हों या हमारे गुजर बकरवाल भाई हों, सब वतन परस्त लोग हैं, लेकिन ST में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये देखो, ये एक सारे टेक्निकल कॉन्स्टिट्यूशनल ये सारे विषय होते हैं, इस पर मुझे कोई टिप्पणी बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि मोदी सरकार में सब कुछ संभव है, चाहे पहाड़ी हो,
चाहे गुजर बकरवाल हों, जम्मू के हों या कश्मीर के हों, महिलाएं हो या पुरुष हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, सब हमारे हैं। सबकी समस्याओं का समाधान हमने करना है। मोदी साहब ने सबको खुले दिल से सीने से लगाया है। ये जम्मू कश्मीर की आवाम मोदी साहब के दिल में बसती है। इसलिए हमें किसी से कोई बैर नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। सब हमारे हैं, हम सबके हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारा मिशन है। अंत में आपसे ये जानना चाहूंगा, बड़े सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी ये जो बड़े बड़े नेता, और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि जम्मू संभाग में तो बहुत सारे और नेता हैं जो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, तो एक अफवाह उड़ी है कि जम्मू को जो स्टेटहुड मिलने वाली है, कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया जा रहा है, दोबारा से जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइज होगा, को पंजाब को जो है वो जम्मू के साथ जोड़ दिया जाएगा। ये सारी अफवाहें जो है वो चल रही हैं। क्या ये सारे नेता इसीलिए आपकी पार्टी में आ रहे हैं? देखिए, यहां तक अन्य अन्य पार्टियों के कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इसका एक कारण है। जिस प्रकार पिछले 7 वर्षों में मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के काम किए हैं, गरीबों के लिए मोदी सरकार ने हर संभव जो है सहायता दी है। आयुष्मान भारत जम्मू कश्मीर के हर एक व्यक्ति के लिए है, किसानों के खाते में पैसे, यहाँ जो फ्री ये सब स्कीम हमें पता है। आप फिर बात गोल करें। जम्मू आज चूंकि जनता सारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आज पंचों सरपंचों में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 है। म्युनिसिपल कमेटी, काउंसिल, कॉरपोरेशन में बीजेपी के सबसे ज़्यादा लोग जीते हैं। बीडीसी जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा बीजेपी के हैं। डीडीसी जिला परिषद सबसे ज़्यादा बीजेपी के हैं। तो सबको लगता है कि आने वाले दिनों में जब डिलिमिटेशन के बाद यहाँ असेंबली के इलेक्शन होंगे तो ये जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार बनेगी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बीजेपी की जम्मू कश्मीर में और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। तो सब लोग चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर आवाम की सेवा करें, जनता की सेवा करें। इसलिए एक जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है। बाकी आपने कहा कि कुछ एक शगुफे जो छोड़े जा रहे हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारा ध्यान जनता की भलाई के लिए है। 1 लाख के करीब हमारे यहाँ डेली वेजर्स हैं, एसपीओज हैं, वीडीसीज हैं। हमने उनकी समस्याओं का समाधान करना है। हमने अपने यहाँ जम्मू तथा कश्मीर को फिर से, जो कि भारत का एक मुकुटमणि है, भारत माँ के मुकुट में जो ताज है, उसका एक चमकता हुआ एक हीरा है जम्मू कश्मीर। तो इसको और अच्छा हमने बनाना है और सब मिलकर हम चलेंगे। ये जो डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स है, ये जो समाज में जहर घोल के पॉलिटिक्स करने की साजिश है, इससे हमने अपने लोगों को बचाना है। ये जो मौत का तांडव चलता है, ये जो बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां, इसका जो माहौल हमने खत्म करके सबको एक साथ लाना है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ हमने काम करना है। और जम्मू कश्मीर खुशहाल हो, जम्मू कश्मीर में अमन चैन हो, हर इंसान, हर शख्स जम्मू कश्मीर का इज्जत के साथ यहाँ अपनी जिंदगी जिए, ये हमारा मिशन है। इस मिशन को हम लेके चले हैं और हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि हम जनता की भलाई के लिए हर वो कार्य करेंगे जो हमको करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंदर रैना। बात वही कि अगर ज्वालामुखी कहीं धधक रहा है तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अंदर धधक रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी से बड़े बड़े लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं।